पहला का परिवेश जो है एक तरीके से कहिए तो मेरे व्यक्तित्व निर्माण में बड़ा सहायक हुआ। मैंने अपने लाइफ में जेन्युइन अगर किसी को ही मैन के रूप में पाया तो हमारे मामा थे। ठाकुरों के गांव में रह करके किसी का डोमिनेंस जो कबूल नहीं करते थे। पिताजी कैसे व्यक्ति थे और कलकत्ता क्यों ले गए आप? पिता जो वहीं जॉब करते थे तो माँ हमारी वहीं रहती थी। तो उन लोगों का साथ देने के लिए जो मुझे 1962 में कलकत्ता जाना पड़ा अनिच्छापूर्वक। कैसा माहौल कलकत्ता में मिला आपको? कलकत्ता के विषय में तो मैं यही कहूँगा कि आज मैं जो कुछ हूँ वो कलकत्ता की देन। वहाँ जब गए तो कैसी दोस्तियाँ बनी आपकी, कैसे अनुभव है, क्या है? हमारे साथ ये रहा ना कि जैसे एक भावना था कि हम किसी से कम नहीं रहेंगे। तो बंगालियों को देख करके जो है ना मैं उनके जैसा बनने की कोशिश किया। तो कलकत्ता के परिवेश को हमने एक यूनिवर्सिटी के रूप में लिया। फिल्मों की दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? लाइफ में पहली फिल्म देखा जो है फोकटिया बायोस्कोप में देवदास। और देवदास में दिलीप कुमार के एक्टिंग का इतना इम्प्रेशन पड़ा कि सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए बन गया। कलकत्ता में नौकरी क्या किया? मेरी ज़िंदगी जो है फूलों की सेज रही। मैंने जाना ही नहीं कि बेरोजगारी क्या होती है। विदेशी लेखन पढ़ने से भारतीय समाज में जो संरचना मूलक सच्चाइयाँ हैं उससे कैसे आप परिचित हो पाएंगे? विदेशी नॉवेल की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो जो है ना, ये तमाम जो लेखकों को मैं देखा वो किसी सब्जेक्ट विशेष के ये हुआ करते थे। नौकरी आपने क्यों छोड़ी और लेखन में कैसे आ गए? मुझे कभी किसी किताब को पढ़ करके ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि किताबों के द्वारा दुनिया बदली जा सकती है। भारत में तमाम सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने जीवन भर अपने मुद्दे पर संघर्ष किया। उनकी एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति में यह दौर ऐसा आया एक कि लोगों ने मुद्दे से अपने भटकने का बहुत ज़्यादा उनको अवसर मिला और वो भटक भी गए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो 25 वर्ष से एक राग अलाप रहा है। राग अलापना एक नेगेटिव शब्द हो सकता है, लेकिन मैं राग अलापना उसको पॉजिटिव अर्थ में लेता हूँ कि जब आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें, सारी एनर्जी इस गायन में निकालेंगे तो आप उसको लगातार लेकर चलते हैं। उस व्यक्ति ने एक सामाजिक वंचना को सापेक्षिक वंचना के तौर पर देखने का जो काम किया और उसको दूर करने के लिए डाइवर्सिटी यानी विविधता, समाज विविध समाजों से बना हुआ है। उसमें अनेक राष्ट्रीयताएं हैं, धर्म हैं, जातियां हैं। जातियों की संख्या गिनी जाने पर भी 6000 से ऊपर मानी जाती हैं। अभी हो सकता है और गिनी जाएं तो और आएँ। मामला उनकी संख्या का नहीं है, मामला उसमें सापेक्षिक वंचना का है कि जातियों का एक बहुत बड़ा समुदाय जो बहुजन समाज का हिस्सा माना जाता है वह सदियों सहस्राब्दियों से वंचना का शिकार है। उसके पास न अच्छा घर है, न रोजगार का साधन है। जब यही दो बुनियादी चीज़ें हैं तो फिर शिक्षा कहाँ से मिलेगी उसको, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर बराबरी पर दौड़ेगा कैसे? वस्त्र के बारे में तो यह आलम है कि लक्ष्मण गायकवाड़ ने अपनी आत्मकथा उठाईगीर में यह कहा कि जब हमारे समुदाय के लोग नया कपड़ा लेकर आते थे तो पुलिस उनसे बिल मांगती थी कि किस दुकान से ख़रीदे हो। और मैं अपने जाने में कम से कम 50 साल से ज़्यादा समय से मैं देख रहा हूँ कि अब मॉल में भले बिल मिलता हो कपड़े का, लेकिन बजाजों की दुकान पर ऐसा कोई बिल नहीं मिला करता था। लेकिन पुलिस उनसे बिल मांगती थी तो कपड़े पहनने के लिए वे पहले उसको मैला करते थे फिर पहनते थे। जब वो धूसरित हो जाता था तो किसी की नज़र नहीं जाती थी। ये ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो इस समाज में सदियों से विद्यमान हैं। वो रूप बदल कर फिर नई सच्चाई के रूप में आती हैं, लेकिन बहुत सारे लेखक उन समाजों में नहीं पैदा हुए। बहुत सारे विचारक पैदा हुए, उन्होंने अपने समय में काम किया, लेकिन लेखकों की जो कतार होनी चाहिए उसको लिखने के लिए, दर्ज करने के लिए, उस वंचना को, उस तकलीफ़ को, उस यातना को, वह नहीं हुआ। लेकिन ढेरों लोग अब पैदा हो रहे हैं। 25 साल पहले
ठीक 25 साल पहले सन 2000 में हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने अपने उजले दांतों और उसकी मुस्कान से ध्यान तो खींच लिया, लेकिन बौद्धिक रूप से उस व्यक्ति को समझते समझते लगभग चौथाई शताब्दी बीतने जा रही है। अब मैं महसूस करता हूँ कि उस व्यक्ति ने उस समय विविधता और सापेक्षिक वंचना की जो पदावली अपने लिए चुनी और सायास चुनी और उसको लेकर वो पूरे देश में गया, तमाम सारे अलग अलग भाषा भाषियों के बीच में गया और उसने बहुजन समाज को एक नई ज़मीन पर खड़ा करने का प्रयास किया। उस व्यक्ति का नाम है एच.एल. दुसाद। एच.एल. दुसाद देवरिया ज़िले के खुखुंदू इलाके, जो कि जैन तीर्थंकर का जन्मस्थान है, वहाँ जन्मे और कलकत्ता में गए। उन्होंने पहली किताब 25 वर्ष पहले लिखी थी और इन 25 वर्षों में लगभग 90 किताबें लिख डाली। क्या बेचैनी है, क्यों वे एक ही मुद्दे पर अभी तक लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तमाम लोगों की हिकारत और आलोचनाओं के शिकार होने के बावजूद उन्होंने अपनी बान नहीं छोड़ी, अपने उद्देश्य से भटके नहीं वे, और अभी भी वे कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो आज हम दुसाद साहब के साथ ही हैं। दुसाद जी से बातचीत हम करेंगे उनके जन्म से शुरू करके उनकी वैचारिकी के निर्मिति और आज की जो चुनौतियां हैं उस तक। तो दुसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि बातचीत से, इंट्रोडक्शन से लगा होगा कि हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो दोस्ती में भी नई बातें होती हैं। दलित लेखकों में से ज़्यादा लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी और अपने बचपन के उत्पीड़न को दर्शाया। उन्होंने बहुत उल्लेखनीय आत्मकथाएं आई हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, प्रोफेसर तुलसीराम की और अनेक दूसरी भी। लेकिन आपने अपने जीवन के बारे में कम ही बताया लोगों को कि कहाँ से शुरुआत हुई, किस गांव में आप पैदा हुए, वो कैसा परिवेश था, कब पैदा हुए आप और कैसा परिवेश था? हाँ, अब पैदा तो मैं 1953 में हुआ सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जी, लेकिन व्यवहारिक रूप में लोग कहते हैं कि 1951 मेरा बर्थ ईयर है। मैंने 2 साल का फ़र्क। हाँ, स्कूल सर्टिफिकेट में 1953 है जी। तो जैसा आपने बताया कि मेरी पैदाइश जो है वहीं खुखुंदू थाने के बगल में नरोली खेम नाम का एक गाँव है जी, वहीं हुई। वहाँ तो ही मेरा जन्म हुआ, लेकिन 3 साल के बाद जो है मैं चला गया पैना, बरहज के पास पैना है। जी। अरे जानता हूँ, का गाँव है, बड़ा ही डिक्लाइंड और माने पतनशील गाँव भी अरे पता, तो एक ज़माने में समझ जाइए कि जो है 1955 के आसपास जो है बतलाते हैं कि मेरे मामा लेकर के, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो संतान की कमी को पूरा करने के लिए मुझे लेकर के चले गए अपने गांव, और वहीं मैं 1962 तक रहा, 10 साल की एज तक वहीं रहा। तो पैना का परिवेश जो है एक तरीके से कहिए तो मेरे व्यक्तित्व निर्माण में बड़ा सहायक हुआ। उन दिनों आप कल्पना शायद नहीं कर पाएंगे कि जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ आपका 1955-56 के आसपास जो है पैना गांव की एक बड़ी अलग इमेज थी। लोग कहते हैं कि पूरे भारत में गहमर गांव के बाद से जो गाजीपुर में, उसके बाद से ये पैना जो है सबसे बड़ा ठाकुरों का गांव है। तो मैं वैसे गांव में जो है मेरी परवरिश होती है और मैं वहाँ भांजे के तौर पर था। तो मुझे एक लाभ मिला कि लोग कहते हैं कि भांजा अगर कोई गुनाह करे और आप अगर मार देते हैं तो हाथ ऊँट काँपने लगता है। तो इस तरीके से मेरे गुनाहों को लोग माफ़ करते गए, कोई दबा सप्रेस करने की कोशिश नहीं की, क्यों ऐसी गलती करते था, बिल्कुल फ्री रहा। तो क्या क्या गुनाह करते थे आप? गुनाह जो है उदंडता में करता था। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि जो है ठाकुरों की मैं इज्जत नहीं करता था। उनको रेत एक करके, जो हमारे समाज के लोगों को कहते हैं वैसे मैं रेत करता था। वही वो दे रहे थे और वही आप लौटा रहे थे। तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि उनके आतंक को, उनके खौफ को, उनकी सरिश्ता को कहीं फील ही नहीं किया। बिल्कुल इक्वलिटी के साथ व्यवहार किया और इसमें बड़ा योगदान जो है हमारे मामा का था। मैंने अपने लाइफ में 1975 के बाद से भारत में एक जो है अमिताभ बच्चन के उदय के बाद से एंग्री यंग मैन और ही मैन सी पे ऐसी शब्दावलियाँ आती है, तो मैंने अपने लाइफ में जेन्युइन अगर किसी को ही मैन के रूप में पाया तो हमारे मामा थे। तो क्या था व्यक्तित्व उनका, जरा बताइए। मामा की खासियत ये थी कि जो है वो ये
ठाकुरों के गांव में रह करके किसी का डोमिनेंस जो है कबूल नहीं करते थे। अच्छा, बहुत एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि उस गांव के प्रधान हुआ करते थे, एक बाबू चंद्रिका सिंह शायद उनका नाम था, उनकी हाथी हुआ करती थी। तो जो उनका महावत जो है वो शाम को लेकर के हाथी को निकलता था, फ्री हाथी जिधर मन में आए उधर खेतों में चरती थी। एक दिन की बात है कि मामा अपने खेत में काम कर रहे थे, शाम के समय बतलाते हैं कि हाथी चली गई। मामा जो देखे कि उसका रुख जो है हमारे खेत की तरफ है, तो मना किया उन्होंने महावत को कि इधर मत लेकर के आओ, लेकिन वो तो उस पर अलग ही एक नशा था, एक जुनून था उसको। हाँ, जमींदार बस हमारे मामा के खेत में घुसा दिया। उसके बाद से जब मामा मना करने के बाद हाथी नहीं माने, उसके बाद से जो है कहते हैं कि 3 लाठी मारे और हाथी चुइया के भाग गई, पगला के भाग गई। तो सोचिए जो गांव का प्रधान है, इतना उसका डोमिनेंस है, उसके हाथी को मारना माने उसके सम्मान पर जो है लाठी बरसाना था। वो थे मामा, तो कभी डरे नहीं। तो उन्हीं का नतीजा हुआ कि जब पैना गांव में जो रहे तो हमें ठाकुरों के साथ जो है समतामूलक व्यवहार करने का जो अभ्यास बना, उनके आतंक से मैं मुक्त जो रहा, ये बाद में चल करके मेरे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत सहायक होता है। तो मैं अब देखते हैं कि मैं सत्ता विरोधी लेखन कर लेता हूँ, खुल करके अगर बात कहता हूँ, कहीं अपने आप को छुपाता नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस वहीं से ग्रो हुआ था। वो आपकी ननिहाल वाले गांव में एक साहू जी थे। अब उनका अभी भी उनका घर गांव का सबसे अच्छा घर बन गया है, क्योंकि बहुत संपन्न है। और उनके जो पोते थे शाह जी के, वो अभी प्रधान भी थे। तो उन्होंने बताया कि अगर ओबीसी आरक्षण नहीं होता, सीट ओबीसी को नहीं मिली होती, तो शायद मैं प्रधान नहीं हो पाता। एक बार हुए, उसके बाद नहीं हो पाए। बहुत संपन्न आदमी। और पैना गांव की एक त्रासदी मैंने ये देखी कि वहाँ से जो निकलता है वो फिर कभी लौटता नहीं है। वो उसकी खेतबाड़ी जो वहाँ रहती है तो उसको बचाए रखता है तब तक जब तक कि उसके पास बेचने की ही नौबत ना आ जाए। लेकिन है, और ये आपका हाल का अनुभव है जी। और उसके अलावा मैंने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है 57, और उससे पहले का भी पूरा इतिहास वहाँ पर दर्ज है। लेकिन मैंने देखा वहाँ के स्कूल जर्जर अवस्था में है, वहाँ कॉलेज जो है वो बहुत दयनीय अवस्था में है, दुकानें नहीं हैं। और एक रिपोर्ट करने के 2 साल के बाद किसी की नज़र पड़ी उस रिपोर्ट पर, तो उसने जिसके साथ स्रोत सामग्री जिसके रूप में मैंने इस्तेमाल की थी, एक वहाँ के शायर और अध्यापक थे मुस्लिम, तो उन्हीं के खिलाफ वो खड़े हो गए। और बाद में मुझे उनके सम्मान और ज़िंदगी को बचाने के लिए इस बात से समझौता करना पड़ा, जो मुझे इसका दुख है। और उन्होंने इस बात को प्रूव ही किया, ठाकुरों ने, कि वो अपने आतंक के साए में ही किसी को जीने देना चाहते हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं जीने देना चाहते। वो बात कहने तक की, उनकी सुनने की हैसियत भी नहीं अभी तक बन पाई है। इतनी लोकतांत्रिक और बौद्धिकता की दुनिया बन गई, लेकिन उनके पास वो चीज़ नहीं है। वो अभी वो 17वीं शताब्दी में ही जी रहे हैं। तो ऐसे गांव में आप बिल्कुल, आपने जिनका जिक्र किया वो साहु जी, उनका नाम जहाँ तक मुझे याद है कि वो मदन साहु हुआ करते थे। बहुत लंबे, मुझे लगता है कि 6-6.25 फुट की हाइट हुआ करते थे, बहुत विशाल। उन्होंने एक हाता बनाया था, जो ये है जो पैना वाली जो रोड है आपको लार से लेकर के बरस तक जाती है, तो उसी रोड के किनारे जो है उनका हाथा, हम लोग मदन साहब का हाथा कहते थे। बड़ा बहुत बढ़िया जगह हुआ करता था। इतनी मोटी मोटी उसकी दीवारें थी। गर्मी के सीजन में हम लोग चले जाते तो बड़ी राहत मिलती थी, फल फूल भी थे। तो एक बड़ा माने अभिजात उनका व्यक्तित्व रहा। हम जिस ज़माने में रहे, आपका बतलाएँ कि 1960 के दशक की बात कहते हैं, उस समय के ठाकुरों में एक अलग गरिमा थी। हाँ, जिसे अभी तो सुनते हैं कि काफ़ी उस गांव में लोग जो है ड्रिंक वगैरह करते हैं, तरह तरह के हल्कापन आ गया। लेकिन उस समय के बाबू साहब लोग जैसे अपने बाबू साहब की गरिमा के साथ न्याय करते थे। उनकी एक ये टेंडेंसी थी कि उनके अंडर में जो व्यक्ति रहता था, जो आसामी उनका रहता था, जो हल वगैरह चलाता था, उसको भरपूर प्रोटेक्शन देते थे। हमारे मामा के भी एक लैंडलॉर्ड थे, मामा उनका खेत जोतते थे, तो वो लोग इतना स्नेह करते थे, मामा को ख्याल करते थे कि बाहर का कोई अगर व्यक्ति उनको अटैक करने की कोशिश करता तो अपने ऊपर वो हमला मान करके उसका प्रतिरोध करते जी। उसी जिस ठाकुर परिवार के मामा वो हलवाई किया करते थे, तो वहाँ जो है एक दुल्हन करके, रिश्ते में तो एक तरीके से नानी जैसी हुई, लेकिन लोग प्यार से दुल्हन कहते थे, तो हम भी दुल्हन कहते थे। अच्छा। हाँ, वो इतना हमें स्नेह करती थी। लेकिन देखिए भारतीय समाज की जो ये जो मानसिकता डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बतलाया है
कि ये ऐसा नहीं कि जो है हिंदू यदि आपके साथ बर्बर व्यवहार करते हैं, असभ्यतापूर्ण वो करते हैं तो एक सोच से जो ऐसे है। असल में धर्मशास्त्र उनको इसके लिए प्रेरित करता है। तो दुल्हन की बात अभी तक हमें याद है, जब भी हम जाते थे वहाँ भवानी सिंह नाना के घर पर, तो दुल्हन हमको बुलाती थी, हरी कहती थी, ए हरी आवा आवा। तो जाते थे उनके पास, कुछ बढ़िया चीज़ बना हुआ रहता था वो हमको देती थी, लेकिन कैसे देती थी, ऊपर से टुप दे चुरा देते थे। अच्छा, टच नहीं होने देते। हाँ। ये उनका ये था, जबकि मेरे प्रति स्नेह में कोई कमी नहीं थी, भरपूर स्नेह था। हाँ, लेकिन वो चीज़ एक आते हैं कि ये अछूत है, उसको अगर हम स्पर्श कर लेंगे तो ये सोच जो है धर्मशास्त्रों से निर्मित हुई। तो बहरहाल वो 60 के डिकेट के जो ठाकुर थे उनमें एक गरिमा थी, उनमें एक गरिमा थी। और ये तो मैं वैसे परिवेश में पढ़ा और उनका जो व्यक्तित्व और उनका से जो मुझे स्नेह मिला वो मेरे लिए जो है व्यक्तित्व निर्माण में बड़ा सहायक हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि जो है दूसरे जो दलित आपने आत्मकथाओं की बात की, मेरे जीवन में कोई तिक्त अभिज्ञता है ही नहीं। दलित होने के नाते कोई ट्रेजिक घटना का सामना ही नहीं करना पड़ा। गांव पर जहां हमारे रहते मूल निवास है, तो गांव पर हमारी जो है ये हुआ करती थी, 10 बीघे का हमारा खेत हुआ करता था। हमारे दादा ने बड़ा शानदार जो है बागीचा बना के रखा था। 3-4 गाँव में 3 कुएँ हमारे थे, वो किसी के और नहीं थे। ठाकुर बाबा साहब किसी के वो 3 कुएँ नहीं हुआ करते थे। उस दिनों जो है 60 के डेकेड में हमारे घर की जो है कि एजुकेटेड फैमिली के रूप में इज्जत थी। यहाँ तक कि पंडित लोग जो है हमारे ताऊ से, हमारे दादा से जो है वो लगन वगन पूछने के लिए आते थे। लोग कहते हैं कि हमारे दादा नक्षेत दुसाज जो है 125 साल की उम्र में जो है उनका देहावसान हुआ। तो जब तक वो जिंदा रहे, मरने के पहले उन्होंने डेट अनाउंस कर दिया था कि सोमवार को जो है मैं ये धरा छोड़ दूंगा। और उस दिन तक जो है बिना वो रामायण पढ़े नाश्ता नहीं करते थे। ऐसा है, इतनी मोटी मोटी जो पोथियाँ कई बार वो खत्म कर चुके थे। तो हमारे परिवार की एक बड़ी अच्छी इमेज थी। इसका नतीजा हुआ कि कोई भी हम लोगों को जो जैसे अन्य माने जो दलित लेखक अपना ये करते उस रूप में नहीं, तो छोटे मोटे जमींदार जैसी अपनी हैसियत रही। और फिर पैना में रहे तो वहाँ दुलरुआ बन के रहे, दुलरुआ बहने थे। तो इसलिए आपका जीवन जो शुरुआती है वो पैना में बीता, उसके बाद आप कलकत्ता चले गए। 10 साल की एज में कलकत्ता। तो कलकत्ता में आपकी दिलचस्पियों का विकास हुआ। तो वहाँ आपके पिताजी थे, तो पिताजी कैसे व्यक्ति थे और कलकत्ता क्यों ले गए आप? हाँ, कलकत्ता जाने का कारण पड़ा 1962 में हमारे सबसे छोटे भाई का डेथ हो गया। अच्छा, लगभग वो 3 साल का था, डेथ हो गया। उसके पहले भी एक भाई का ऐसे ही जो है वो 2-3 साल की एज में मृत्यु हो चुकी थी। एक बहन भी हमारी ऐसे ही हमारे माँ बाप ने खो दिया था। तो जो छोटा भाई मेरा, उसके बाद से जो माँ की स्थिति पागलों जैसी हो गई। तब उन्हें ज़रूरत थी कि हम उनके पास रहें। वैसी स्थिति में मुझे कलकत्ता जाना पड़ा। माताजी भी कलकत्ता थी? माताजी भी कलकत्ता? हाँ, पिताजी वहीं जॉब करते थे, तो माँ हमारी वहीं रहती थी। तब उन लोगों का साथ देने के लिए जो है मुझे 1962 में कलकत्ता जाना पड़ा अनिच्छापूर्वक। तो क्या आपके भाई बहन अब कोई जीवित नहीं है? आपके भाई बहन जो हैं अभी कोई नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल तन्हा, न कोई भाई, जो बचपन में ही गुजर गए। बचपन में गुजर गए। तो जाना पड़ा था, इसे मैं बतलाया कि अनिच्छापूर्वक जाना पड़ा। इसलिए कि उसके पहले मैं जाता था कलकत्ता ना, तो मुझे बड़ा ये लगता था कि हम कैद में आ गए। अब हम लोगों का गांव पर इतना विशाल जो है खेती बाड़ी सब कुछ जो है वो फ्रीनेस नहीं था। तो इसलिए कलकत्ता से मेरी यूब थी, लेकिन मजबूरी में मुझे जो है कलकत्ता जाना पड़ा और वहीं मैं सेट हो गया। फिर उसके बाद से तो पढ़ाई लिखाई वहीं कलकत्ता में शुरू? बिल्कुल। तो कैसा माहौल कलकत्ता में मिला आपको? कलकत्ता के विषय में तो मैं यही कहूँगा कि आज मैं जो कुछ हूँ वो कलकत्ता की देन है। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तुमने हमनसी, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। मुझे भी कलकत्ता बहुत आकर्षित करता है। तो मुझे ये बताइए कि कलकत्ता जो आपका इलाका, मेरा ख्याल उत्तर कलकत्ता में मजदूरों वाले, हाँ, मजदूर बिल्कुल श्रमिक बस्ती में रहते थे। वहाँ आप रहते हो, इंडस्ट्रियल बेल्ट, और वहाँ बिरहा उरहा बहुत हुआ करता था। और सारे बड़े बिरहिया जो है वहाँ जाके गाते थे, पैसा कमाते थे, उनसे घर चलता था उनका। तो कैसा पूरा बचपन बताइए कि जब आप बड़े हो रहे थे, फुलचारी तो आप शुरू से थे, तो वहाँ जब गए तो कैसी दोस्तियाँ बनी आपकी, कैसे अनुभव हैं, क्या है? वहाँ जाने के बाद से मैं आपका 3 का एग्ज़ाम दिया था गाँव पर। अच्छा। और वहाँ जब गए तो एक
एक्सेप्शन होता है। जनरली जो गांव के लड़के जाते थे तो उनको एक क्लास नीचे एडमिट कराया जाता था, और मुझे संग संग जो है चौथे में एडमिशन मिल गया। और एडमिशन मिल गया उसके बाद से जो है मैं विद्यार्थी तो बड़ा अच्छा रहा। 3-4 महीने के बाद ही जो है ना, शायद दिसंबर में जुलाई महीने में जो है एडमिशन हुआ 4 में, और 5-6 महीने बाद ही बोर्ड का एग्जाम, उस ज़माने में 4 का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ करता था, तो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया। तो अपनी साथ एक समस्या रही ना, बचपन में एक संस्कार आ गया कि हम जो है नंबर 1 बनने की कभी कोशिश नहीं की। हमें लगता था कि नंबर 1 अगर हम हो जाएंगे तो बाकी नंबर 2 पर रहेंगे, तो बहुत ही अमानवीय चीज़ है हमारी। वैसे ये रहे कि हम भी औरों के बराबर रहे, बेस्ट। तो इस हिसाब से जो है ना, मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश किया। आप इनकार नहीं कर पाते थे चीज़ों को? ना, इनकार अपने स्वभाव में है कि अगर कोई ये करे, अनुरोध करे, तो मैं जनरली जो है ये मेरा स्वभाव ऐसा रहा। मेरे बाबा खाण का रस बनाते थे और उसमें कच्चा दूध डालते थे और 2 लोटा पीते थे। तो 1 गिलास मुझे भी देते थे, और मैं पहले तो मना कर देता था, बाद में मुझे दया आती थी कि बाबा को मना कर दिया, तो फिर मैं जाकर अच्छा पीने के बाद मेरा पेट खराब हो जाता। अच्छा, अरे चलिए, इस पर मुझे एक घटना याद आती है। हमारे जो बाबा थे, दादा आजकल हम लोग कहते हैं, हमारे बाबा नक्शे दुशाद, एकदम वो मैंने तुलनामूलक रूप से उनकी ज़िंदगी शाही ज़िंदगी थी। बाबा हमारे सुबह में 1 लोटा चाय पीते थे। आहा, क्या बात है, जाटों की तरह। हाँ, 1 लोटा चाय पीते थे। उस ज़माने में बहुत कम लोग जो है चाय का स्वाद ले पाते थे। तो 1 लोटा चाय जो पीते थे ना, वो हमारे वो ये है, मैं मानसिक रूप से हमें इतना ये कर गया कि मैं भी जो है 1 लोटा तो नहीं, लेकिन आधा लोटा चाय पीता हूँ। जब किसी घर में जाता है तो उनको पता है कि दुशाद आए हैं, तो 3-4 कप देना पड़ेगा। अब कभी आप आएंगे तो मैं 3-4 कप के बराबर तैयारी रखते हैं। ये है। तो हमारे दादा जो थे, 1 लोटा चाय पीते थे। गांव में जो है नियमित रूप से चाय पीने वाले हमारे दादा रहे। उस ज़माने में 60 की डेकेड में कभी कभार लोगों के घर में सब्जी बनती थी, हमारे घर में डेली सब्जी बनती थी। और मैंने दादा के रूप में एक ऐसा व्यक्ति देखा जो कभी कुछ काम ही नहीं किए। वो चौकीदार थे, लाल साफा बांधते थे। उस इलाके में उनका जो चौकीदार के तौर पर बड़ा आतंक था। तो काम करते थे कौन? हमारे जो बड़े थे, बाबूजी हैं, चाचा वचा हैं, ये लोग काम करते थे। लेकिन बाबा जो है सुबह उठे, चाय पिए, उसके बाद से घूमने निकलते थे, तो सब्जी का जुगाड़ करते थे। उसके बाद से खेत घूम करके आए, पूजा पाठ किए, फिर जो सोए। बड़ी आराम की ज़िंदगी रही उनकी। वैसा सही मैंने लाइफ जो है बहुत कम लोगों को मैं देखा। ये बताइए कि आप के जो दोस्त बने कलकत्ता में, कैसे लोग थे, कौन लोग थे, उनकी याद है कुछ? हाँ, उस ज़माने में जो है ना, एक तरीके से कहूँ तो जाति का जो फैक्टर है वो बहुत बाद में चल करके। कलकत्ता वैसे भी जो है, जो दूसरे प्रदेश है उनके मुकाबले जो है कलकत्ता काफ़ी हद तक जाति मुक्त प्रदेश है वहाँ का रहा। जी, मुझे याद है कि बड़े होने के बावजूद भी जब पूरे देश में जो जाति की चर्चा चलने लगी, जातीय अस्मिता की बात होने लगी, तो वहाँ के बंगाली जो हम लोगों को मिलते थे बोलते, तेरे सला जानिश ना हमें बामुनर छेड़े, ऐसा कहा कि ब्राह्मण होने का खुद का मजाक उड़ाता था। हमने देखा हमारे सामने बड़ी सहजता के साथ जो है ब्राह्मण अपनी लड़कियों की शादी जो है दलितों में कर लेते थे। तो ये सब जाति होती कि तो कोई भाव ही नहीं था। तो वहाँ जाने पर जो है मेरी ये है प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हुआ। तो आपके जौनपुर के एक थे लाल बाबू साहब, उनसे जो हमारी निकटता है ताउम्र जो है दोस्ती बनी रही। वो मेरे सबसे। एक और जो है बड़िया के थे शिवचरण नूनिया। मुझे अफसोस है कि इतना टैलेंटेड व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा, लेकिन जो है अब परिवेश वैसा नहीं मिला, अपने टैलेंट को विकसित वो नहीं कर पाए। हमारे साथ ये रहा ना कि जैसे एक भावना था कि हम किसी से कम नहीं रहेंगे। तो बंगालियों को देख करके जो है ना मैं उनके जैसा बनने की कोशिश किया। तो कलकत्ता के परिवेश को हमने एक यूनिवर्सिटी के रूप में लिया और बराबर सोचते रहे कि किस तरीके से ये ऐसा हमें बने, हम भी इनकी तरह जो है कविता पाठ करें, हम भी इनकी तरह जो है सड़कों पर जा कर के भाषण दें, हम भी इनकी तरह जो है लेखन करें, एक्टिंग करें। मन में ये बात है। समय आने पर मौका मिला और हमने ये सब किया। उसके बाद से जा कर के जो है इस रूप में मैं विकसित होता हूँ कि परवर्ती काल में जो है लेखक बनने का साहस जुटा पाया। अच्छा, ये एक बात मुझे बताइए कि लेखक बनने से पहले, लेखक तो आप 2000 में लगभग बने हैं। 1997 में मैं पहली बार। हाँ, लेकिन लेखक बनने से पहले मैंने देखा कि आपकी जो रुचियां हैं
वो बड़ी विविध हैं। आप फिल्मों के बड़े रसिया हैं। और आपने मुझे डेरेक बो के बारे में बताया था। बो डेरेक के विषय में, और टार्जन द एपमैन की नायिका, टार्जन द एपमैन की नायिका। और मैंने फिर वो फिल्म देखी और फिर मैं आप ही के बताए अनुसार जो है सोफिया लारेन का भक्त हुआ। और उसके बाद तो तमाम सारे लोग जो है, फिर तो मैं रॉबर्ट डी नीरो का भक्त हो गया और अल पचिनो तो मेरे पसंदीदा लोगों में है। तो कुल मिला के मैं भी अंग्रेजी फिल्मों की तरफ आपकी बातचीत से आकृष्ट हुआ और फिर पूरे क्लासिक को मैंने देखा और मर्लन ब्रांडो का तो कहना ही क्या। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ, आप फिल्मों के रसिया हैं, आपने फिल्मों पर लिखा भी काफ़ी है, लेकिन फिल्मों से आपकी असहमति बहुत रही है गहरी। जब आप दलित मुद्दे पर, जाति के सवाल पर और सापेक्षिक वंचना को चित्रित करने के सवाल पर निर्देशकों और तमाम सारे लोगों को कसते हैं उस कसौटी पर, तो वो गड़बड़ होते हैं। फिर आप क्रिकेट के बारे में बड़ी विविधतापूर्ण जानकारी रखते हैं। क्रिकेट में मेरी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन गुंडप्पा विश्वनाथ के बारे में भगवान का दर्जा देता है, तो वो भी एक दिलचस्प मामला है। तो मुझे बताइए, फिल्मों की दिलचस्पी कैसे पैदा हुई आपके यहाँ? फिल्मों की दिलचस्पी ये मतलब कि जब हम गांव से गए ना, तो उन दिनों क्या होता था कि जो जूट मिलों का जो ये है, जूट जो मैदान है, उस मैदान में सप्ताह में फिल्में दिखाई जाती थी लेबरों को। वो सारी जो ये था वो सेटअप जो था वो अंग्रेजी माने इंडस्ट्रियल एक तरीके से पॉलिसी से प्रभावित था। तो अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में कई जूट मिलों में जो है लेबर क्वार्टर बनाया था, उनके लिए स्कूल वगैरह तमाम मिनिमम जो सुविधा होनी चाहिए वो सब जो केयर करते थे। तो उसी तरीके से प्रत्येक फैक्ट्री में बड़ा सा ये फील्ड हुआ करता था। उन मैदानों में सप्ताह में एक दिन जो है वो फोकटिया बाइस्कोप हम लोग कहते हैं, फ्री का बाइस्कोप। अच्छा, वो वाला? हाँ ना, वो वाला नहीं, पर्दा मैदान में पर्दा लगा, समझा ना? हाँ, कपड़े का पर्दा लग जाता था और दोनों साइड से देखिए। हाँ, वो रील बीच बीच में उतार के फिर चढ़ाते थे, इस टाइप वाला जो है ना। तो यहाँ से जाने के बाद से अजीब संजोग है कि मैं लाइफ में पहली फिल्म देखा जो है फोकटिया बाइस्कोप में, देवदास। और देवदास में दिलीप कुमार के एक्टिंग का इतना इम्प्रेशन पड़ा कि सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए बन गया। देवदास के बाद से दूसरी जो फोकटिया फिल्म देखा वो थी काला पानी। क्या बात है, देवानंद का अंदाज है। तो ये जो फिल्में जो देखा ना, देखने के बाद से इन लोगों का इतना इम्प्रेशन पड़ा कि कहीं सब कॉन्शस में जो है वो स्टाइल वगैरह जो है उतारने का प्रयास होने लगा। तो बहरहाल पहले मेरी रुचि जो फिल्मों में हुई और फिल्मों के बाद जा करके जो है क्रिकेट में 1972 के आसपास मैं वो पढ़ रहा था, कॉलेज में चला गया था। तो एक दिन जो है घर से बाहर निकला, देखा हमारे सामने एक छोटा सा मैदान है, वहाँ लोग कमेंट्री सुन रहे हैं तन्मय होकर। कितना मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये क्या जाए, कहाँ खेल हो रहा है, कमेंट्री ये सुन रहे हैं, कैसा बेकार का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या मन में आया, मैं भी जो है वहाँ कमेंट्री सुनने लगा। अब 15-20 मिनट में जो कमेंट्री सुना ना, उसके बाद से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ से जो है वो क्रिकेट के प्रति आकर्षण, रेडियो वाले ज़माने से। हाँ, रेडियो वाले ज़माने में। और उसके बाद से तो हमने क्रिकेट में इतना ये किया कि लोग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट कहते हैं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो क्रिकेट पर मुझे संतुष्ट कर सके। कलकत्ता में ईडन गार्डन जैसा बड़ा ग्राउंड भी रहा है और वहाँ क्रिकेट वगैरह लगातार राष्ट्रीय स्तर पर होते रहे, तो कभी देखने का मौका भी मिला आपको कि ऐसे बाहर? अरे देखिए कितना, ये जैसे मैं बतलाया ना कि मेरी ज़िंदगी में जो है ना आम दलितों जैसी कोई तिक्तता नहीं है। पहली बार क्रिकेट मैच जो वहीं आपका ईडन गार्डन में जाता हूँ देखने के लिए। ओकेशन क्या था, लॉयड की टीम आई हुई थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई थी, और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आपको बंगलोर में और दिल्ली में 2 मैच लगातार जीत करके जो है खौफ पैदा कर दिया था। उन दिनों एंडी रॉबर्ट्स, क्लाइव लॉयड, बीब रिचर्ड, ये सब जो है ना क्रिकेट वर्ल्ड के जो है आश्चर्यजनक अजूबे जैसे हुआ करते थे। तो मुझे लगा कि जो है जब ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं तो हमें भी देखना चाहिए। तो बाबूजी को हमने कहा कि बाबूजी वो है वहाँ मैच हो रहा है, हमें देखना है। तो कैसे हुई? तो हम बोले कि सुनते हैं कि टिकट उकट ब्लैक मिलता है, कुछ उपाय कीजिए। तो हम लोग जहाँ रहते थे ना, वहीं उसी बाड़ी में एक साव जी रहते थे। वो आपका एस्प्लैनेड ईस्ट में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। तो उनको हमने बतलाया कि हमें देखना है, बाबूजी तैयार है, कुछ उपाय कीजिए। तो 2-1 दिन बाद उन्होंने कहा कि देखिए टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन 500 रुपये देने पड़ेंगे, वो भी 1 दिन का। अच्छा।
सीजन टिकट, क्रिकेट का जो सीजन होता है ना, 5 दिन का जो ये करता है, हाँ। तो 20 रुपये का सीजन टिकट था। तो सीजन टिकट में क्या सबसे टॉप पर बैठ करके आपको देखना है, तो जहाँ से खिलाड़ी जो है, हाँ चेहरा उसके बस इमेज खाली कैसे चलता फिरता है, फेस कैसे उसके चेहरे भाव आ रहे, सब नहीं दिखाई पड़ता था। तो 20 रुपये का टिकट जो है एक दिन के लिए जो है वो बोला कि 500 रुपया देना पड़ेगा। तो बाबूजी को हमने कहा कि बाबूजी हम तो देखेंगे ही, कुछ व्यवस्था कीजिए। अरे यादव जी, उस ज़माने में कल्पना कोई नहीं कर सकता, एक दिन का टिकट माने 4 रुपये इसकी बहुत वैल्यू होती है। बाबूजी ने 500 रुपये में ख़रीद के दिया हमें। क्या और सिर्फ यही नहीं, मैच देखने के लिए दूरबीन भी खरीद दिए, 75 रुपये का दूरबीन कि दूरे जा बैठा, हाँ, वहाँ से ये देखते रहेंगे। तो बाबूजी के सहयोग से जो है पहली बार मैं ईडन में मैच देखा, और वो बड़ा एक एक्सपीरियंस जो है बहुत खास रहा। उसी में जो है ये आपका गुंडप्पा विश्वनाथ जो 139 रन जो बनाते हैं, तो वो मेरे हमेशा के लिए फेवरेट हो गए। उसी ईडन गार्डन में हीरो, हाँ उसी ईडन गार्डन में मैंने इनको देखा, नवाब पटौदी को देखा। आज तक नवाब पटौदी जैसा स्टाइलिश प्लेयर ही मैंने देखे, क्या चलने फिरने का अंदाज था। तो एक बड़ा अजीब मैंने हो रहा, और वहाँ इंडिया की टीम जीत जाती है। चंद्रशेखर और विश्वनाथ का जो 139 रन था, दूसरे इनिंग्स में 50 रन उन्होंने बनाया, और ऊपर से जो VS चंद्रशेखर जो तिकड़ी थी आपके स्पिन की, उन्होंने मैच जिता करके वंडर घटित कर दिया। अगला मैच जो है आपका वहाँ पड़ता है, चेपक में पड़ता है। तो चेपक में जो मैच हुआ था, वो कहा जाता है कि वहाँ पर जो है ये अपना एंडी रॉबर्ट और ये जो कीथ बॉयज बिल्कुल एकदम फ्यूरियस मूड में थे, बहुत भयंकर जो गोलाबारी किए थे फास्ट बॉलिंग की। वैसी पिच पे दिलीप अपने गुंडप्पा विश्वनाथ ने 97 रन की नॉट आउट पारी खेली थी, और उस पारी को जो क्रिकेट विशेषज्ञ हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट माना कि डिफ़िकल्ट पारी मानते हैं। 3-2 पारियों ने विश्वनाथ को मुझे जो है वो उनका दीवाना बना दिया। क्या बात। और मैं पहले ये कि अपने एक भगवान दिलीप कुमार को भगवान मानता था, उसके बाद से विश्वनाथ को देखा तो लगा कि नहीं, ये मानवीय प्रयास के परे है। एक मनुष्य के लिए मुमकिन नहीं कि वो ऐसा खेल सके जो विश्वनाथ खेलते हैं, ये भगवान स्तर का कोई व्यक्ति कर सकता है। कलकत्ता में नौकरी क्या की आपने? फिर यहाँ बतलाना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी जो है फूलों की सेज रही। मैंने जाना ही नहीं कि बेरोजगारी क्या होती है। पिताजी एक साइड बैटरी में जॉब करते थे। अच्छा। उसका नाम आजकल जो है कोलराइड इंडिया लिमिटेड है। तो कोलराइड इंडिया ब्रिटिश फर्म थी, वहाँ बड़ी सुविधाएँ थी भी। वहाँ पर एक तरीके से आपका विश्वकर्मा पूजा होता था, एक बड़ी हाई स्केल पर होता था। सभी लोगों को मिठाई का इतना बड़ा पैकेट दिया जाता था। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर फंक्शन होता था, जो फिल्म आर्टिस्ट चाहे और दूसरे आर्टिस्ट आकर के वहाँ पर अपना परफॉर्म करते थे, गाना वाना वो करते थे, बड़ा भव्य चीज़ हुआ करता था। तो बीच बीच में हमें फैक्ट्री में जाने का मौका मिलता था। तो वहाँ जो है पिताजी जो है कैंटीन में ले जा कर के खिलाए। वहाँ पता चलता कि कितनी सुविधाएं, कि आप कपड़ा अभी दे दीजिए, 3-4 घंटे के अंदर धुल करके आ जाएगा। तो बैटरी कारखाने की सुविधाएं देख करके मैंने पिताजी को एक अलार्म दे दिया कि हम यही करेंगे, तो बस यही बैटरी में नौकरी करेंगे, नहीं तो गांव पे जाके खेती करेंगे। तो मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी सरकारी सर्विस के लिए पढ़ाई ही नहीं की। मैं सोच नहीं सकता था कि बैटरी कारखाने में जो सैलरी मिलती है, इससे बढ़िया सुविधा कहीं और होगी। तो हाँ, तो जो पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं हुई। उसके बाद से जो है, तो हाई स्कूल ही किया आपने या उसके आगे? ना, हाई स्कूल किया। हाई स्कूल के बाद से उस ज़माने में PU होता था, प्री यूनिवर्सिटी 11 पास करने के बाद से 11वें बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ता था। उसके बाद से जो आपको डिग्री मिल जाती थी। उसके बाद आपको जाना पड़ता था कॉलेज में। तो PU पास करने के बाद मैं कॉलेज में गया, लेकिन जो है एक तरीके से कहिए तो कुछ टेक्निकल कारणों से मैं फेल कर गया। फेल करने के बाद फिर मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं है। उसके बाद से जो है हमारे 2 बच्चे उस समय तक हो चुके थे, समय 1975 का था। बाबूजी को हमने कह दिया कि बाबूजी अब अच्छा नहीं लग रहा है, 2 बच्चे हो गए हैं, ठीक ठाक नहीं लग रहा है, आप अंदर नौकरी छोड़िए, हमें वहाँ पर ये जगह दीजिए। वहाँ पर ये सिस्टम था कि कोई व्यक्ति अगर अपना नौकरी छोड़ता है ना, नॉमिनी के तौर पर उसके अपने रिलेटिव सब जो भर्ती हो सकते थे। तो मेरे कहने पर पिताजी ने नौकरी छोड़ दी। क्या शानदार नौकरी थी उनकी, वो बॉयलर अटेंडेंट हुआ करते थे। नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद से मुझे याद है कि मैं 1 अप्रैल 1975 को ज्वाइन किया। नौकरी में रहते हुए 10 सालों तक जो है मैं लेबर का काम किया, मैनुअल जॉब किया। उसकी एक निशानी
आप ये हाथ वो करता दिखला हुआ। रहा हूँ, ये जो है आपके ऑडियंस के लिए है। 10 सालों तक देखिए हाथ इतना छोटा हो गया, और 10 साल के बाद से मेरा प्रमोशन हुआ। उसमें एक सुविधा थी कि जो वैकेंसी निकलती थी ना, तो बाहर के लोगों को नहीं, फैक्ट्री के लोगों को ये मौका दिया जाता था कि आप परीक्षा पास करके जो है अपना ये पात्रता सिद्ध कीजिए। हमारी फैक्ट्री में एक से एक टैलेंटेड लोग हुआ करते थे। उस ज़माने में बहुत MA BA दुनिया भर के लोग हुआ करते थे। उस ज़माने में हमारे फैक्ट्री में बंगाल लेवल के ये स्पोर्ट्समैन हुआ करते थे, लेखक पत्रकार सारे लोग हमारे उसमें काम करते थे। तो वैसे में जो है वैकेंसी निकली, मुझे लगता है कि मैंने 16 बार जो है परीक्षा अटेंड किया और बहुत ही अच्छे मेरे उसमें मार्क्स आते थे। अंततः जो है 1985 में स्टोर कीपर बन गया। तो स्टोर कीपर बनने से फ़र्क ये पड़ा कि हमारे पेमेंट में डबल से ज़्यादा का इजाफा हो गया। अच्छा। हाँ, वहाँ एक परसेंटेज DA सिस्टम होता था, तो परसेंटेज DA में इतना पेमेंट मिल जाता था कि हम लोगों के सामने जो ऑफिसर हैं उनका पेमेंट कम होता था। अच्छा। तो ऐसे जो है जॉब हमने किया। बाद में जो वहाँ से मैं वो करता हूँ, VRS लेता हूँ। तो VRS लेने के पीछे एक अलग कहानी। क्या कहानी? अब वो कहानी इंटरेस्टिंग है। तो मैं एक्साइड बैटरी जो ज्वाइन किया, यादव जी, एक्साइड बैटरी मैं कहता हूँ कि कलकत्ता मेरे लिए है एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन असल यूनिवर्सिटी के रूप में इस्तेमाल हमने कल इसको किया, एक्साइड बैटरी को किया। एक्साइड बैटरी में तमाम तरह की सुविधाएँ थी। वहाँ रिक्रिएशन क्लब हुआ करता था। रिक्रिएशन क्लब के तहत जो है आपको 1 एक्ट प्ले का कंपटीशन होता था हर साल। उसके तहत जो है हर साल जो है फुल लेंथ ड्रामा होता था, माने 3.5 घंटा का भी ड्रामा होता था। और 1 एक्ट में जो है तमाम डिपार्टमेंटल टीमें जो है कॉम्पीट करती थी, और इस बहाने जो है लोगों को अपना एक्टिंग का जो है प्रदर्शन करने का मौका मिलता था। वहीं पर एक बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो 1980 में जो है जब वहाँ ये वामपंथियों का काफ़ी हद तक बोलबाला हो गया, वैसे समय में जो है 1980 में ट्रेड यूनियन के इलेक्शन होता है बंगाल में। तो मैं कांग्रेस की तरफ से था। अच्छा। तो इंटक। हाँ, इंटक की तरफ से। तो कारखाने में जो चुनाव हुआ ट्रेड यूनियन का, तो मैं इंटक से लड़ते हुए जो है वो कर विजयी रहा। मोल्डिंग डिपार्टमेंट था, वहाँ से मैं विजयी हुआ। तो विजयी होने के बाद से वो रिक्रिएशन क्लब के चुनाव था। उसके बाद से मुझे जो है वो लाइब्रेरी का असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। लेकिन जिनको मेन सेक्रेटरी बनाया गया था वो एक बोझदा हुआ करते थे, बड़े वो जिम्मेवार पद पर थे, उनके पास समय नहीं था। तो समय न होने की वजह से उन्होंने सारी जिम्मेवारी हम पर थोप दी कि हरीलाल तुम्ही को सब करना पड़ेगा, हम बीच बीच में आकर के थोड़ा सा ये कर लेंगे, नज़र दौड़ा लेंगे, सारा कुछ हमको करना पड़ता है। तो 1980 में चुनाव जीत करके मैं जो है रिक्रिएशन क्लब का एक तरीके से कहिए तो अनऑफिशियली मैं वहाँ का सर्वा बन गया। इसके तहत जो है हमें हर 2-3 महीने पर कॉलेज स्ट्रीट जा करके लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदनी पड़ती थी। वहाँ पढ़ने की रुचि इतनी थी यादव जी कि फैक्ट्री में हमारे वो एक तरीके से 5 दिन का वर्किंग हुआ करता था। माने एक दिन में आपको 9.5 घंटा ड्यूटी करना है और शनि और रविवार 2 दिन छुट्टी रहती थी। तो उसमें ऐसा स्कोप था कि जॉब का कोटा बधा हुआ था कि आपको इतना प्रोडक्शन देना है, उसके बाद से आप फ्री हो जाएंगे। तो कोटा पूरा करके लोग जो है वहाँ पर नहाए धोए फ्रेश हुए, और कंटीन की फैसिलिटी तो A1 की थी। 25 पैसे का कूपन में समझिए कि जितना मिलता था खाना क्या कहा जाए, भकोसी। हाँ, और सोचा है वो बहुत से लोग कहते हैं कैंटीन का आकर्षण मुझे जो और कारखाने में ले गया। तो शाम बढ़िया से लोग खाते थे, खाने के बाद से 1 घंटा एक है, और उसके बाद से 1-1.5 बजे के बाद से 400-500 लोग जो है लाइब्रेरी में आते थे किताबें इशू कराने के लिए। तो हमारी जिम्मेवारी थी सबको किताबें सर्व करना। इतनी भीड़ हो जाती थी काउंटर पर, लोगों को किताबें देना। इस क्रम में जो है बहुत से लोग जो है भरोसा हम पर करते थे कि हरीलाल हमारी पसंद की कोई किताब दे दो। तब जब हम हमारे ऊपर अपनी पसंद थोप दिए तो उतना केयरफुल होना पड़ता था। तो लोगों की पसंद की किताबें देने के लिए मैंने जो है लाइब्रेरी की प्राय सभी किताबों पर नज़र दौड़ा लिया। क्या बात है, तो किताबों की दिलचस्पी वहीं से? अरे मैं इतना पढ़ा यादव जी, आपको बताओ। हाँ, मेरी एक चीज़ रही कि बहुत बचपन से जो है जो हिंदी लेखक हैं इनके प्रति बड़ी मेरी इंदर जी। मैं ये बहुतों का आघात लग सकता है आपके श्रोताओं को, प्रेमचंद को पढ़ना मुझे समय की बर्बादी लगती थी।
उस जमाने में मैं सिर्फ एक उपन्यास से प्रभावित हुआ था, उसका नाम था मैला आंचल। बाकी हिंदी वाले कभी प्रभावित नहीं कर पाए, उनमें वो मेच्योरिटी नहीं थी और तमाम चीज़। तो मैं पढ़ता था क्या, विदेशी नावल पढ़ता था। कौन कौन सा पढ़ा? विदेशी नावल वहाँ एक ये खासियत थी कि उस ज़माने में जो बेस्ट सेलर नावल हुआ करते थे, 3-4 महीने के अंदर बांग्ला में उनका अनुवाद हो जाता था। बंगला आपने सीख ली थी? बांग्ला तो मैं मास्टर था, तो जो अनुवाद हुआ ना तो ला करके जो पढ़ते थे, तो उसको वहीं पर जो है तमाम ये जो विशेष करके जो पॉपुलर राइटर है, हेरल्ड रॉबिन्स, आपको मारियो पूजो, उसके बाद से आपके पीटर बिंचले, तरह तरह के जो आपका बाम स्टोकर को पढ़ा। मैंने यहाँ के रानू गुलशनंदा टाइप के जो लेखक थे, हाँ, उन लोग ने वो बीच के लेखक। ना ये मारियो फूजो का तो गॉडफादर कमाल का उपन्यास था। और ये वो तो है। और हेरल्ड रॉबिन्स की जो है, हेरल्ड रॉबिन्स की जो थे आपका कारपेट बैगर्स, और भी उनकी जो किताबें हैं, उसके बाद से जो मिडनाइट समर लिखने वाला सिडनी शेल्डन की जो किताबें हुआ करती थी, ये सब अद्भुत थी। तो मैं जो है समझ आई कि 90% जो है विदेशी किताबें पढ़ा। अच्छा। उसी तरीके से मैं 90% के करीब जो हॉलीवुड की फिल्में ये देखा। तो वहीं से जो है ना कलकत्ता में रह करके जो भरपूर पढ़ने का मौका मिला, बाद में जो है जब मैं लेखन में उतरता हूँ तो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि विदेशी लेखन पढ़ने से भारतीय समाज में जो संरचनामूलक सच्चाइयाँ हैं, उससे कैसे आप परिचित हो पाएंगे? ना वो तो है, दिक्कत विदेशी नावल की जो सबसे बड़ी खासियत थी को जो है ना, ये तमाम जो लेखकों को मैं देखा वो किसी सब्जेक्ट विशेष के ये हुआ करते थे। अभी मैं भारतीय जो लेखक हैं उनको हिकारत की नज़र से देखता हूँ कि ये मास्टर ऑफ ऑल आर्ट बनने की कोशिश करते हैं, तमाम चीज़ें जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी में ही कम से कम बहुत सारी अच्छी किताबें हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके अलावा भारतीय भाषाएं इतनी समृद्ध हैं कि वहाँ जो लिखा गया उपन्यास साहित्य है, ख़ास तौर से अलग अलग लोगों, जैसे आप देखिए कन्नड़ में देखिए अनंत मूर्ति का महान, और ये तो मेरा फेवरेट है। और उसके संस्कार उपन्यास हमने पढ़ा। उसके अलावा ये जो भारतीय भाषा में तुमने बांग्ला उपन्यास को पढ़ा ना, इंडियन जो लिटरेचर है, भैरप्पा का देखिए, उसके अलावा तमिल साहित्य देखिए, तमाम सारे। और बांग्ला में तो एक से एक लेखक है, विमल मित्र जैसे लोग, और वो क्या बोलते हैं, आपको बताऊं कि विमल मित्र का उपन्यास ने जो है मेरे व्यक्तित्व निर्माण में समझिए कि एक ज़माने में मैं भी जो है राम को मर्यादा पुरुष मानता था, लेकिन राम के बाद जिस कैरेक्टर ने मुझे प्रभावित किया था वो था दीपंकर सेन, जो खरीदी कौड़ियों के मोल का नायक। हाँ, और वो तो ट्रिलोजी थी, साहब बीबी गुलाम, उसके बाद से खरीदी कौड़ियों के मोल, फिर जाकर के एक दशक शतक। तो इस उपन्यास ने मेरे जीवन की धारा बदल दी। मैंने हमेशा जो है ना, मेरा अपना कोई आइकन नहीं थे। जैसे कि हम लोग जो लेबर इलाके में रहते थे तो उनके पास कोई सपने नहीं थे, उनके पास आकांक्षा नहीं था, बस आना खाना पीना उना ये सब वही उनकी ज़िंदगी थी। तो मैंने जो है जीवन में ये दीपंकर सेन बनने की कोशिश किया। तो रेलवे का वो कर्मचारी था ना? हाँ, रेलवे का बड़ा साहब था, रेलवे का बड़ा साहब था। और एक ये था, एक महिला थी युवती जिसको बहुत चाहता था, उसकी शादी हो जाती है। शादी में उसके पिता बहुत दहेज देते हैं, लेकिन दहेज देकर के वो सोचे कि इतना दहेज देंगे कि हमारी बेटी खुशहाल रहेगी, रंगून से आए हुए थे, मगर इतना देने के बावजूद भी जो है वो सुख नहीं मिलता। उसकी सास जो है तरह तरह के जो है डिमांड उन पर रखती है। तो वो सोचे कि जो है इतनी सती जो है इतने दुख में है, अगर हम इतना ये कर देते हैं, इतना पैसा अगर दे दें तो उनका जो है दुख दूर हो जाएगा। तब वो बहुत बड़ा लोन लेता है, और लोन ले करके सती का दुख दूर करने के लिए वो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देता है। और वो पैसा जो लिया था दूसरे तरीके से, तो उसने वादा किया था कि हम जो है आपको कमा करके दे देंगे, जबकि वो चाहता था जितना पैसा उसको रेलवे का जो आपका जो मालगाड़ी के डब्बे वगैरह बुक करने का सब उनके हाथ में था, लेकिन ईमानदार कहीं कुछ नहीं लेता था। तो वो जो ये किया कि पैसे के द्वारा सुख नहीं खरीदा जा सकता है। और विमल मित्र ने जो है आपका जो जमींदारी प्रथा थी, खरीदी कौड़ियों को मोल से लेकर के एक एक दशक, साहब बीबी गुलाम में तो डिक्लाइन का इतना जबरदस्त वो चित्रण है तो सारी चीज। हाँ, तो मैंने भारतीय भाषा में खूब पढ़ा।
अब जो है विभूति भूषण पढ़ा, ये गण देवता पढ़ता है, विमल मित्र की ये किताबें, आपको आशापूर्णा देवी की जो किताबें प्रथम प्रतिश्रुति, हाँ प्रथम प्रतिश्रुति, ये सब जो किताबें, तो भारतीय भाषाएं में पढ़ा। लेकिन विदेशी चीज़ें मुझे बहुत ये की, वो एक रोचक भी होती थी। और वहाँ मैंने खासियत एक देखा कि विदेशों के जो राइटर हैं ना, वो एक सब्जेक्ट विशेष के स्पेशलिस्ट होते थे। जैसे पीटर बिंचले जो था, उस समुद्र के नीचे का जीवन है, सिर्फ उसी पर वो किताबें लिखता था। और उनकी लिखी किताब पर ही जो जॉर्ज जैसी फिल्म बनती है, रिकॉर्ड ब्रेक करती है। पीटर बिंचले की लिखी हुई किताब है जो द डीप है, एक ज़माने में सुपर हिट हुई थी। तो उन्होंने समुद्र के जीवन पर ढेर लिखा। उसके बाद से कुछ लोगों ने जो अभियान कथाओं का, वो जो है ऐसे चार्ल्स मैकार्टनी ऐसे कुछ है जिसने वेयर ईगल्स डेयर जैसी किताब लिखता है, गन्स ऑफ नवारा उन्हीं लिखता है। तो उनका सब एक एक विषय के जो है ये हुआ करते थे। तो विदेशी लेखकों से मुझे यही प्रेरणा मिली, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं वर्षों से जो है ना एक विषय को केंद्रित करके एक बार, तो मैंने भी जो है पूरा ये किया कि मुझे एक सिंगल विषय पर लिखना है। तो सिंगल विषय वो जो मैं डाइवर्सिटी पर लिखता हूँ, और लिखने का जो है यहाँ आपके पाठकों को बतला देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को एक क्राइटेरिया देता हूँ कि यदि आप किसी के जो है वो होते हैं कदरदान बनते हैं, किसी को अपना आइकन मानते हैं, तो वो आइकन बनाने की एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप देखिए कि उसकी नज़रों में ह्यूमन रेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मसलन बुरा न माने, अगर मैं पूछूं कि प्रेमचंद ने इतना विपुल साहित्य रचा है, लेकिन प्रेमचंद की नज़रों में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जवाब देने में शायद आपको भी दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं उनको दे लूँगा। लेकिन जनरली लोग नहीं, निम्न मध्यवर्गीय समाजों में वैल्यू सिस्टम की लड़ाई को लेकर उन्होंने बहुत लिखा है। उसके अलावा किसान जीवन पर आते आते उन्होंने अपने लेखन को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। गोदान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और उन्होंने 1936 में जो कृति लिखी कि एक किसान तमाम सारी हालात और दुरभिसंधियों का शिकार होते हुए मजदूर बनने के लिए अभिशप्त है और उसी में मर जाएगा मजदूरी करते करते। वो हालात किसान के सामने लगातार मने और भी गहराई से होता गया है, बनता गया है। तो प्रेमचंद को तो उनके लेखन का केंद्रीय तत्व क्या था? किसानों की समस्या है। किसान भी थे, मध्यवर्गीय किसान भी थे, जीवन था उनका। उसके बाद से बहुत वैरायटी थी। स्वाधीनता संग्राम में भी उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में आम मनुष्यों की जो भागीदारी है उसको लेकर उन्होंने किया। लेकिन प्रेमचंद के सामने देखिए एक पूरा, उन्होंने अगर देखा जाए तो ब्राह्मणिकल सिस्टम का और उसके पूरे उत्पादन पद्धति का जिस तरीके से क्रिटिक उन्होंने किया है, वो उनका केंद्रीय तत्व है। पूरी कुलीनता जो है गरीबों की स्थिति को नकार देती, लेकिन गरीब हमेशा जो है अपनी मानवीयता से उनको बचाते हैं। उनकी मंत्र कहानी पढ़िए, दूसरी मंत्र भी पढ़िए जिसमें हिंदुत्व का प्रचार करने साउथ में गए हैं और वहाँ से मानवीयता सीख के आते हैं लौट के। तो प्रेमचंद पर बहुत कुछ कहा जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो चलिए उनको एक्सेप्शन अगर मान लिया जाए तो आप अधिकांश जो हिंदी के राइटरों को पाएंगे कि उनकी नज़रों में सबसे बड़ी मानव जाति की क्या समस्या है, शायद ढूंढने में दिक्कत होगी। देखिए दो चीज़ें हैं हिंदी का, जो मुझे आप अगर पूछ ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि हिंदी का साहित्य हमेशा अपनी ज़मीन तलाशने में विफल साहित्य रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी ज़मीन तलाशी। उन्होंने बिहार के उन तमाम भूखे नंगे और परेशान हाल लोगों की तकलीफ़ों को अपनी उसका केंद्र बनाया और मैला आंचल के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा यथार्थ खोल दिया। राही मासूम रजा जैसा महान लेखक जिसने पूरे भारत में आज़ादी के बाद एक बंटवारा हो चुका था और भीतर से जो दूसरा बंटवारा उभर रहा था उसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उसकी स्मृतियों को उन्होंने रिक्रिएट किया है। तमाम सारी चीज़ें हैं। अधिकांश लेखक फैशन के लेखक थे और वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो गए। तो बहुत कम लेखक हैं जो हिंदी में बचे रहेंगे क्योंकि उनके पास ही मौलिकता है। बाकी सारे लोग यहाँ वहाँ से उधार लेकर कुछ चीज़ें करते हैं, तात्कालिक रूप से वो चमकते हैं लेकिन धीरे धीरे बुझ जाते हैं। तो आपका असंतोष सही है। मैं अब दो सवाल और इस जीवन के संदर्भ में करूंगा कि एक तो नौकरी आपने क्यों छोड़ी जल्दी ही,
हाँ और लेखन में कैसे आ गए? हमारे कलकत्ते में एक मित्र हुआ करते थे, नारायण दुबे। अच्छा। बंगाल में पत्रिका निकालते थे और वहाँ तो अपने यूपी बिहार से गए हुए लोग हैं, वही लोग थे। हाँ, उत्तर बंगाल तो उन्हीं का पूरा खान। ये है बंगला के मैंने बंगाल के साहित्यिक जगत में दुबे जी के एक बड़ा नाम था जी। तो दुबे जी हमको हर साल हम जाते थे उनको नए साल पर विश करने के लिए, तो उनका एक ही होता था कि हरिलाल जी मेरी ये कामना है कि आज सपनों के पीछे भागना ना छोड़े। हमने कहा कि दुबे जी हमेशा ये आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो मैं हमेशा जो सपनों के पीछे भागता रहा, कभी संतुष्ट ही नहीं हुआ। अब जैसे बैटरी कारखाने में जो काम करते रहे ना, तो 10 साल जो लेबर का काम किए एकदम बोर हो चला कि क्या है, चला ये स्टूडियो टाइप का काम है, ये होना चाहिए, हमको बाबू बनना चाहिए। बाबू जब बन गए तो बाबू बनने के बाद से लगा कि यार ये भी कोई काम है, कुछ और बड़ा होना चाहिए। तो वही बैटरी कारखाने में रहते रहते जिससे बतलाया कि रिक्रिएशन क्लब का बहुत बड़ा योगदान है। तो रिक्रिएशन क्लब की तरफ से आपको 1 एक्ट प्ले हुआ करता था, जिसमें आपका 10-12 डिपार्टमेंट के टीमें जो है भाग लिया करती थी। तो मैं वहाँ पर जो है प्राउंटर का काम करता था, पर्दे के पीछे जो है लोगों को ये करता था। मुझे संतुष्टि नहीं मिलती कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं दिखता था कि मैं एक्टिंग करूँ। बात 1993 की है। एक 1 एक्ट प्ले था जो हम लोग खेल रहे थे, हमारी टीम खेल रही थी, तो उसका नाम था पत्थर गवाह है जी। पत्थर गवाह इमरजेंसी पर थी। इमरजेंसी में पुलिस जब उत्पीड़ित करती है तो एक महिला जो विक्टिम जो महिला है उसके लिए गवाही चाहिए। तो गवाही कौन है, तो बतलाते कि कोई नहीं देखा, वो पत्थर देखा है। तो पत्थर उसमें एक नायक के तौर पर। तो मैं प्राउंटिंग कर रहा था, तो जो व्यक्ति जो है पत्थर का रोल कर रहा था मैं देखा कि कैरेक्टर में इतनी संभावना है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो एक साहु जी हुआ करते थे डायरेक्टर, मैंने कहा कि भैया हम ये करेंगे, ये रोल हम करेंगे। हमने जब घोषणा किया था तो हम खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोग चाहते थे। हम 1975 में गए, तब से लोग चाहते थे कि मैं भी जो है वहाँ पर एक्टिंग करूँ, लेकिन अपना ये रहा कि नहीं, मैं जब भी करूँगा तो बिल्कुल बेस्ट में करूँगी, स्टार्टिंग टाइप का नहीं। तो मैंने कहा कि चलिए मैं रोल अदा करूँगा। उसके बाद से वो कैरेक्टर हमने ये प्ले किया, और जब ये होता है पुरस्कार दिया जाता था तो मैं बेस्ट जो है कैरेक्टर एक्टर का अवार्ड पा गया। क्या बात है। तो पहले ये इसमें जो पाया ना, एक सुजय राय हुआ करते थे, रंजीत मलिक बंगाल के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्हीं के परिवार के थे, तो जज के रूप में थे। तो वहाँ उन्होंने जो ये किया कमेंट्री में बतलाया कि मतलब कि मैंने हिंदी बोलने वाला ऐसा व्यक्ति मैं देखा है नहीं। बंगाल में मेरी बड़ी इज्जत थी, एक हिंदी मेरा एक्सप्रेशन जो मैं शब्द इस्तेमाल करता तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, कह पड़ा। तो ये जो आपका जो मिला ना, तो उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होता है। उसके थोड़े दिन बाद जो है फुल लेंथ होता है ड्रामा। एक तो ये होता था डिपार्टमेंटल, एक फुल लेंथ होता था साल में बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, 3 घंटे 4 घंटे का। तो अगला प्ले जो था वो हिंदी का, एक साल बांग्ला एक साल हिंदी। तो अगले ही बार जब हिंदी का पड़ गया तो हिंदी में कृष्णा अवतार नाम का एक ज़माने का बहुत फेमस वो ड्रामा हुआ करता था। कृष्णा अवतार में मुझे कृष्ण बना करके उतार दिया गया। क्या बात है। हाँ, मेरा सेकंड ये, पहले तो छोटा सा रोल, उसके बाद से पूरा 3.5 घंटा का ड्रामा हमारे ऊपर। तो वो जो ड्रामा जो मैंने जो किया ना, मैसेज भी गई थी, भारी संख्या में लोग गए थे देखे, तो जो तारीफ मिली उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर जो है वहाँ से थोड़े ही दिनों में जो है ना, आपका बात 1993 की है, मैं 1985 आते आते जो है एक तरीके से फिल्मों से जुड़ जाता हूँ। एक फिल्म में मुझे ये सेंट्रल कैरेक्टर का रोल मिला और मेरी नायिका सिद्धा मजुमदार हुआ करती थी। दुर्भाग्य से वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मेरी स्टार्टिंग वहीं से थी। क्या बात है। इसी दरमियान जो है ना आपका एक ये MS सोडी से हमारी मुलाकात होती है। पंजाबी के सीरियल। हाँ, पंजाबी जो हम लोग सीरियल है उसके पीछे मेन ब्रेन जो थे सोडी साहब थे। तो सोडी साहब गढ़ देवता की शूटिंग के सिलसिले में वहाँ पर गए थे बंगाल में, जो गढ़ देवता में दूरदर्शन ये थे। हाँ, वो कौन, रूपा गांगुली जी, रूपा गांगुली थे। तो वहाँ वो ये कर रहे थे, उनको लोकल कुछ आर्टिस्ट भी चाहिए था। तो हमें किसी ने बोला कि आप जाओ जरा उनके सामने ये ऑडिशन दे आओ। तो मैं ऑडिशन टेस्ट देने के लिए गया। तो सोडी साहब जो है ये मैं कुर्ता पहना हुआ था लेकिन बटन नहीं लगाया था मेरे स्टाइल से। तो ऑडिशन टेस्ट ले रहे थे, बैठे तो कुर्सी पर,
और जो एक्सपीरियंट लोग हैं एक्टिंग के, यहाँ दरी पर बैठे हुए थे भारी संख्या में, वो जो कहे जा रहे थे सभी लोग सुने जा रहे थे, लेकिन प्रत्युत्तर कोई नहीं दे रहा था। मैं उसमें पूछ रहा था, तो खैर जब मैं बीच बीच में टोकता तो उनको थोड़ा उनकी तन जाती कि कौन ऐसा है जो मैं बोल रहा हूँ और बीच में बोल रहा है। खैर मेरी बारी आई, बुलाए, उन्होंने एक ये किया, बोला कि जो है ऐसा होता है, तुमको वो ये बोलना है। तो कोई ये थी कि कोई संवाद बोल करके जो है मैं ये आ जाए, इस तरीके से। अच्छा, मनोज कुमार स्टाइल। हाँ, अब उन्होंने क्या कमेंट किया, बोले वो भाई साहब देखिए, मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए अगर दिलीप कुमार और राज कुमार की जरूरत पड़ती तो मैं आपको रख लेता कुछ करते। अच्छा लेके जाइए। अच्छा। तो इसका मतलब कि जो है, जो पहला जो मेरा डबल से टकराव होता है, तो उनको लगा कि इसमें जो है कुछ स्टार मैटेरियल, स्टार मैनरिज्म ये चीज़, लेकिन बाद में उनसे बड़ी निकटता हो जाती है। उनसे निकटता होने के बाद से जो है एक तरीके से पारिवारिक संपर्क हो गया। गांव पर हमारे गए, कलकत्ता के घर में भी आई, विभिन्न गांव पर गए थे वो शूटिंग वगैरह देखने के लिए। तो उन्होंने 1990 के समय जो है ना, वो ज़्यादातर दिल्ली में रहते थे, तो 5-6 महीने का ब्रेक लेके कलकत्ता से आ गए दिल्ली। तो एक एडवाइस उन्होंने दिया था कि अगर तुम कभी दिल्ली की तरफ आओ तो हमसे ज़रूर मिलना। उस समय लैंडलाइन का ये था, नंबर दे के रखा था। 1990 में हमारे एक भाई साहब रहते हैं जिनके पास प्रशांत रह के पढ़ रहा था, तो प्रशांत से ही मिलना था, और हमारी मिसेज की नानी जो है उधर पीलीभीत में रहती है, उनसे मिलना था। तो हम लोग लखनऊ आए, जा कर के उनसे मिल लिए। मिलने के बाद 2-3 दिन का समय था, तो हमें याद आया कि सोढ़ी साहब कहे थे कि आना तो फ़ोन करना। तो मैंने लगाया उनको फ़ोन, कहाँ से बोल रहा है? मैं बोला कि सर मैं लखनऊ से। उनको दिलीप कहते थे प्यार से। बोले अरे बेटा दिलीप, लखनऊ जब आ गए तो आ जाओ हमारे पास। अगले दिन जो है मैं चला गया जनरल में, इतनी भीड़ भाड़ करके लखनऊ से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच करके समझिए कि 4-5 दिन उनके साथ रहा। वैसा जलवा यादव जी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। स्टारों के साथ तो घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन सोढ़ी साहब उस समय जो है ना दिल्ली में सबसे बड़े स्टार हुआ करते थे। फिल्मों का, आपका टीवी सीरियल का नया नया क्रेज़ था, तो हज़ारों लड़के जो है काम पाने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ते थे। तो हम लोग रहते थे, आपका जो अंबेडकर भवन है रानी झांसी मार्ग, वहीं पर एक आराम बाग लेन है ना। तो आराम बाग लेन में एक गोसाई जी हुआ करते थे, वो मनोज कुमार के गांव के थे। उनका फिल्म और ड्रामे से काफ़ी कनेक्शन था, तो ही एक तरीके से अड्डा था। वहीं पर रामानंद सागर के भांजे कुंवर आया करते थे, और भी दूसरे मैंने आर्टिस्ट सब आया करते, तो अड्डा हमारा था। तो वहाँ से हम लोग निकलते थे, तो मोस्टली जाते थे 2 जगह, पार्लियामेंट स्ट्रीट में वो जो आपका आकाशवाणी भवन है वहाँ, और ये आपका मंडी हाउस। तो एक दिन मंडी हाउस चला गया मैं उनके साथ। वहाँ मंडी हाउस में जा करके देखा, तो मंडी हाउस सपनों का ये देख करके मैं दंग रह गया कि चला यहीं से सीरियल बन रहा है, यहीं से दुनिया बदल रही है। तो उनका प्रभाव देख करके मैंने कहा कि सर ये पता लगाएं कि जिस तरीके से पिछले साल 1989 में जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसा मेगा सीरियल हुआ, पंडित नेहरू के जन्म शतवार्षिक को सम्मान देने के लिए, क्या वैसा कुछ अम्बेडकर के नाम पर होने जा रहा है? अगले साल जो है उनकी जयंती है, तो वैसा कुछ होने जा रहा है। तो वो बोले कि तुमने तो फंसा दिया, चलो देखते हैं। तो 2.5-3 घंटे के प्रयास के बाद ये पता चलता है कि जैसा आपका जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसा सीरियल जो बना था, वैसा कोई प्रोजेक्ट मंडी हाउस के पास नहीं है। एक डाकू ड्रामा है, डॉक्यूमेंट्री टाइप का ड्रामा, जबकि हमारे हिसाब से होना चाहिए। ये मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट है। पहली बार मुझे लगा कि यस, दलितों के साथ भेदभाव होता है। जैसे मैं कहा कि मैं गांव कलकत्ता रहता था, गांव पर गए, अपने हितनाथ से मिले, तो जहाँ भी कहीं जाते तो हम लोग को इज्जत ही प्यार मिलता था, तो कभी तिक्ता विज्ञता थी ही नहीं। तो दलितों के साथ भेदभाव होता है ये हम सुना करते थे, अपनी नज़रों से बहुत कम देखे। तो उसने जो है सीरियल ने ये बताया कि दलितों के जो है डॉक्टर अम्बेडकर मसीहा हुआ करते थे, उनके भगवान थे, उन पर भी कुछ वैसा होना चाहिए था जैसा कि जवाहरलाल नेहरू पर। तो इस मैंने सदमे के साथ जो है मैं कलकत्ता आया। कलकत्ता लौटने के बाद से जो यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं बंगाल के, उनसे मैं मिला, कुछ फिल्म वालों से भी परिचय था, और सबको मैंने प्रोवोक किया कि देखिए डॉक्टर अम्बेडकर पर वैसा सीरियल होना चाहिए जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुआ है।
और वैसा हो नहीं रहा, तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। अभी भी साल 1.5 साल का ये है, आप लोगों को किसी तरीके से प्रयास करना चाहिए। तो बहुतों से मिला, लेकिन किसी ने हाँ वो करते रहे। कहाँ विचारों के पास जो है, दलितों के पास इतना सामर्थ्य है कि सब ये कर सकें। अचानक जो है 30 सितंबर 1990 को मंडी हाउस की तरफ से एक नोटिफिकेशन होता है कि जो मंडी हाउस में अपना प्रोजेक्ट जमा देना चाहते हैं उनके लिए 31 अक्टूबर तक का टाइम है। वो अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए, सीरियल के लिए, चाहे अन्य किसी चीज़ के लिए जो है प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। इसे मैंने अपॉर्चुनिटी, उसके बाद से जो है मैं लग गया और बतलाऊँ कि 1 महीने के अंदर जो है मैंने वही क्रांतिकारी नाम का एक सीरियल का जो है प्रोजेक्ट तैयार करवाया। उसमें 13 एपिसोड का हमने सिनॉप्सिस माने शॉर्ट स्टोरी और 4 एपिसोड का बड़ा सा जो डिटेल में उसका स्क्रिप्ट के साथ जो ये लिखवाया। और ये सब कर धर करके मैंने जो है आपको ये है कुरियर से, उन दिनों पहली बार लाइव है, टाइम भी नहीं रह गया था, 31 तारीख लास्ट डेट था, तो कलकत्ता से 3.5 kg का मैटर मैंने भेजा था कुरियर से मंडी हाउस के लिए इसका। अब ये अप्रूवल के लिए वो तो मैं सब्जेक्ट तो पढ़ गया, लेकिन मुझे यकीन था कि बाबा साहब अम्बेडकर इतना संवेदनशील सब्जेक्ट है कि इसको सहजता के साथ अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब ये अप्रूवल के लिए एक अद्भुत मेरे तरफ से प्रयास शुरू होता है। उस ज़माने में यादव जी आप यकीन नहीं करें, जिनको मैं समझता था पॉलिटिकल नेताओं को कि हाँ इनके पास कुछ पावर है, मैं तमाम नेताओं से मिला। जिन बड़े नेताओं से नहीं मिला उसमें सिर्फ 2 व्यक्ति थे जिनको मानता था कि हाँ इनके पास पावर है। एक राजीव गांधी, दूसरे आपका अटल बिहारी अरे वो अडवाणी, नहीं तो ममता कितने लोगों से, बहुतों से मिला। एक तो ये नेताओं के जरिए हमने ये चाहा कि उनका प्रभाव का इस्तेमाल करके जो है प्रोजेक्ट को पास करवा जाए। दूसरा हमने एक अटेम्प्ट लिया कि समझिए कलकत्ता के बाद से दिल्ली और विभिन्न प्रांतों के जो अम्बेडकरवादी संस्थान हैं उनको मैंने इंसिस्ट किया कि भाई देखिए एक ऐसा प्रपोजल वहाँ पर पड़ा है, आप इस प्रपोजल के पक्ष में लेटर लिखिए ताकि उनके ऊपर एक प्रेशर पड़े और ये अप्रूवल मिले। इसी बीच जो है हमारे लिए 13 दिन का समय लेकर के अपूर्व लाल मजूमदार आते हैं ये सीरियल पास करवाने के लिए। उन दिनों एक सुखद बात थी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अंदर में ही जो है मंडी हाउस था और उसके मिनिस्टर हुआ करते थे आपका अजीत कुमार पांजा, अच्छा, बंगाल के। और अजीत कुमार पांजा जो है अपूर्व लाल मजूमदार के शिष्य रहे, उन्होंने उनको राजनीति में लाया। और अपूर्व लाल मजूमदार वो शख्स थे जिन्होंने खुलना से बाबा साहब को जितवाने में बहुत बड़ा काम किया। वो छात्रों के नेता थे तो छात्रों का पर भी दबाव बनाते थे, जगह जगह नेताओं का घेराव करते थे कि आपको जो है ये इनको करवाना है। तो ऐसी शख्सियत जो है हमारे लिए 13 दिन दिल्ली में रही और अजीत कुमार पांजा से मिले हम लोग शास्त्री भवन में जाके। पांजा ने आश्वासन दिया कि सर हो जाएगा, इसको करवा देगा। बाद में इसका रिजल्ट आपको 1992 के फरवरी में मिलता है। जो फरवरी में रिजल्ट निकलता है तो देखा जाता है कि 4000 से कुछ अधिक सीरियल का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था। मेरा 3916 नंबर पर था, तो मेरा पास नहीं हुआ था। कुल मिला के 400 के आसपास सीरियल ही हुए थे, बाकी सब खारिज कर दिए गए थे। उसमें आपका नाना पाटेकर, हेमा मालिनी, तमाम में बड़े बड़े फिल्म वाला जो देखते हैं ना, सभी ने अपना अपना प्रपोजल यही सब देते ही हैं। तो भारी निराशा हुई। निराश होकर के मैंने उनको फ़ोन मिलाया, मजूमदार साहब को बताया कि सर, तो बहुत दुखित हुए थे। उन्होंने एक कार्ड, हमें पोस्ट कार्ड उसमें हुआ करता था, लिख के भेजे थे कि मैं ये मेरे लाइफ की बहुत ये सदमेदार घटना है। मैं दुखित हूँ कि जो है ब्यूरोक्रेसी का इतना ज़बरदस्त शिकंजा है कि वो हम जैसे नेताओं की भी बात नहीं मानती है। तो बहरहाल हाँ, सीरियल हमारा जो पास नहीं हुआ और औरों का भी नहीं हुआ। उसी समय कुछ अंतराल के बाद से पूरा सीरियल ये जो पास हुआ था खारिज कर दिया जाता है। जिनका पास हुआ था उनको भी खारिज कर दिया जाता है। अच्छा। और उसके लिए एक जो है तदंत बिठा दिया जाता है, कमीशन बिठा दिया जाता है। दुर्भाग्य से कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। कमी ये तो क्या नौकरी इसके बाद ही आपने फुल टाइम फिल्मकार बनने के लिए छोड़ दी? अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि जब ये विभिन्न संगठनों से मिला, हाँ, विभिन्न नेताओं से मिला, तब जा कर के कांसीराम के मूवमेंट के करीब में मैं आता हूँ। कांसीराम से मेरी निकटता नहीं थी, लेकिन फिर उत्तर भारत का जो लगातार जो मैं दौरा करता रहा तो जाना कि कांसीराम कुछ बड़ा कर रहे हैं।
और ये है फिर मूवमेंट के इसके प्रति एक लगाव हो गया। हम भी सोचने लगे कि कुछ करना चाहिए। इसी बीच एक अच्छी घटना होती है 1994 में। कलकत्ता में जिन लोगों के पास में जाता था वो इसकी सिफारिश करवाने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने बतलाया था कि आप जब जा रहे हो तो इसके विश्वास से मिलना। इसके विश्वास यहाँ पर अम्बेडकर फाउंडेशन बना हुआ था उसी समय, जो बीपी सिंह और रामविलास पासवान ने मिलकर बनाया था। तो अम्बेडकर फाउंडेशन में जो अधिकारी थे सब उनके साथी थे। तो इसके विश्वास जो है हमें तमाम नेताओं से मिले, अपने लेवल पर उन्होंने भरपूर कोशिश किया। वो धीरे धीरे जो है मुझे मेरे वैचारिक गुरु बन गए। उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित होने लगा। आते थे कलकत्ता से तो छोटी भाई जैसा स्नेह देते थे। उनकी एक किताब आ जाती है 1994 में, शेख आले थे भारतीय समाजर उन्नयन धारा व डॉक्टर अम्बेडकर। यादव जी क्या मतलब, वो जो किताब पढ़ा ना मेरे जीवन में पूरी तरीके से एक बड़ा बदलाव आ गया। मैं जैसे बताया कि मैं किताबों के समुंदर में ही रहा। लाइब्रेरी संभालने के दौरान जो हजारों किताबों के समुंदर में रहा, किताबें खरीदना, पढ़ना, पढ़वाना ये अपना काम रहा। तो इतनी किताबों से गुजरने के बावजूद भी ना मुझे कभी किसी किताब को पढ़ करके ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि किताबों के द्वारा दुनिया बदली जा सकती है। मेरी धारणा थी कि किताबों से हेल्दी इंटरटेनमेंट हो सकता है, एक स्वस्थ मनोरंजन हो सकता है, किताबें पढ़ करके आदमी अच्छा बन सकता है, लेकिन दुनिया में बदलाव हो सकता है किताबों से, ये मेरी धारणा नहीं थी। वो जब किताब पढ़ा इसके विश्वास की, तब लगा कि यस, किताबों के द्वारा दुनिया बदली जा सकती। वहीं से मेरे मन में जो है वो लेखक बनने के, किताबों के लेखक बनने वाले नाम दाम के लिए नहीं, समाज बदलने के लिए जो है वो कि एक किताब को लिखना है जो हथियार बनाने की कल्पना उठने लगी। और ये धीरे धीरे अपने साथ ये कि जो चीज़ अच्छा लगा मैं हदे कर देता था। अब लिखने का नशा इतना चढ़ा कि जाते जाते 1995 में मैंने जो है VRS का स्कोप आ गया था, मैंने VRS ले लिया। VRS ले करके जो है साल 6 महीने तक तैयारी करते रहे और 1997 में हमने कलम पकड़ लिया। क्या बात है। उसके बाद घूमने लगी। हाँ। तो वहाँ तक आ गए जहाँ मैं था, लेकिन इस बीच में आपका पारिवारिक संघर्ष जो है काफ़ी रहा। बच्चे लोग क्या करते हैं आपके अभी? जब मैं ये नौकरी से ये VRS लेने लगा तो वहाँ के बहुत से लोगों ने जो है मना किया था। अब आपको बतलाऊँ कि 1990 के बाद से मैं उस दौर में जो है ना मेरी सैलरी 5 अंकों में हुआ करते थे। 1990 में 10,000 कमाया करता था। अच्छे खासे जो अधिकारी है 4-5 हज़ार उनकी सैलरी नहीं होती थी, मेरी 10,000 हुआ करती थी। जब 1995 में जो रेजिग्नेशन का हमने मन बनाया तो कंपनी से मेरी शिकायत थी कि मेरा पेमेंट इस समय 18 से 20 हज़ार होना चाहिए। लेकिन ये जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो 1991 में नरसिम्हा राव लागू करते हैं उसका पूरा बुरा इम्पैक्ट जो है फैक्ट्रियों में पड़ना शुरू हो जाता है। इसके पहले वो था कि कोटा फिक्स था, अब 1.5-2 घंटे में काम कर रही है, लेकिन 1991 के बाद से प्रोडक्शन ह्यूज मात्रा में बढ़ा दिया था। लगभग 30-40% का प्रोडक्शन वर्कलोड बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और उस हिसाब से पेमेंट भी इजाफा नहीं हो रहा था। तो मेरे लिए एक ये बहाना था कि भाई जितना काम कर रहा हूँ हमको इतना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तब जा कर के हमने वो ये रेजिग्नेशन देने का मन बनाया। और रेजिग्नेशन देने के दौरान ही, हाँ उसी दौरान एक घटना होती है, आपसे सभी कभी जिक्र किया हूँ। 1994 में मैं जो है दुर्गा पूजा के समय था, जब अक्सर हम लोग दुर्गा पूजा की लंबी छुट्टी होती थी तो गांव चले जाते थे। तो गांव जाने के लिए जब शॉपिंग वगैरह करने हम निकले थे, बाजार वजार करके शाम को जब लौटते हैं तो लोड शेडिंग बंगाल में कहा जाता था। ये और जगह जब बिजली चली जाती है ना तो उसको लोड शेडिंग कहते हैं। तो लोड शेडिंग था, हमारे बरामदे में 4-5 लोग ये खड़े थे। तो उसमें तो मैं 2-3 लोगों को पहचान गया। एक RK त्रिपाठी थे, बोले कि हरिलाल जी देखिए हम किनको लाए हैं, यदि आप इनको पहचान लेंगे तो आपको मिठाई खिलाया जाएगा। तब बोले कि कौन है? तो देखता हूँ कि एक व्यक्ति है, वो 2 टुकड़े का जो है वस्त्र पहना हुआ है, सफ़ेद नीचे लुंगी जैसा है, ऐसे ऊपर लपेटे हुए हैं और बाल उठाया है, इतना बड़ा जो वो लगाया टीका उनका लगाया हुआ है। तो कहे कि पहचान लेंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे। तो हमने बिटिया को कहा कि जाओ आप दिया लाओ, ढेबरी लाओ, बिजली नहीं तो ढेबरी लेके आए। तो उनकी मुस्कान देख करके मैं अंदाज़ लगा ले कि ओ ये तो RC जी हैं, राजकुमार गोसाई
बाबूराम यादव, तरह तरह के नाम, कुंवर रंजीत सिंह। अच्छा बड़े अच्छा। तो वो हम लोगों के बीच जो है 2 सप्ताह रहे कलकत्ते में। 2 सप्ताह रहने के दौरान जो है उनका जगह जगह प्रवचन होता रहा। वो जो है शिकायत करते रहे कि हरीलाल जी, आपको जो है अध्यात्म के मार्ग पर जाना चाहिए था, लेकिन आप कैसे व्यक्ति निकल गए कि आपके नायक जो है मायावती, लालू, मुलायम सिंह यादव, बाबा अम्बेडकर, ये सब हो गए, आप जातिवादी हो गए हैं। अच्छा हाँ, आपको इससे मुक्त हो करके जो है आपका जीवन सफल बनाने के लिए मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। तो उतना जवाब मैं नहीं दिया, झेल गया। बाद में वही जो है मुझे 1995 के मार्च में एक 6 पेज का लेटर भेजते हैं नेपाल से। अच्छा। हाँ, वो लिखे थे कि हम नेपाल का पशुपति मंदिर का दर्शन करने आए हैं, तो मंदिर की महिमा का खूब वर्णन और तमाम चीज़ें करके फिर आगे कहते हैं कि हरीलाल जी, आप जो ये कर रहे हैं, मायावती और लालू मुलायम के भक्त बने हुए हैं, आप तो बन गए जातिवादी। आपको बतलाऊं कि सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता जो है आपको मोक्ष के मार्ग पर आने की कोशिश करना चाहिए। और हमें पता है कि आपने सीरियल बनाने की कोशिश किया। वो बोले कि आप 1 करोड़ भी सीरियल बना देंगे तो भी जो है आपके लोग जो है सुधरने वाले नहीं हैं। ये नर पशु हैं, ऐसा हमारे समाज के विषय में कि सीरियल से इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे उन्होंने पिंच किया कि आप जिस डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, मैं डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा साधारण व्यक्ति मानता हूँ। मनुष्य के रूप में भी वो साधारण थे और संविधान लेखक के रूप में बोले कि दुनिया भर का बासी संविधान ही किया है। फिर उसी में जो है सोनिया गांधी का बहुत मजाक उड़ाया। सोनिया ने ये सारी बातें ये जो है, तो उनके लेटर ने मुझे बड़ा आघात पहुँचाया। और मैं 2 दफ़ा जो है लगभग 25-30 पेज करके जो उस लेटर का रिप्लाई लिखा, लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। तो जब नौकरी छोड़ दिया, तो नौकरी छोड़ने के बाद से साल भर तक जो और सब अपना सब्सिट्यूट करते रहे। उसके बाद से हमने जो है आपका ये 1997 के फरवरी महीने में जो है कलम पकड़ा। जब कलम पकड़ा तो हमने सोचा कि सबसे ज़रूरी है कि वो जो गोसाई जी हैं उनको जवाब दिया जाए। कांसीराम का जो ये बहुजन मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमने कलम पकड़ा। तो हमें लगा कि ये जो हमारे समाज के गोसाई जी है, यही बहुजन मूवमेंट बाधक है। तो इनको यदि रास्ते पर ला दिया जाए तो मूवमेंट हमारा चल निकला पड़ेगा। तो उनके 6 पेज का लेटर का रिप्लाई हमने जो है 674 में दिया। और वो किताब आती है आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज। ये बहुत अच्छा, एक पूरी जर्नी होती है जीवन की। उसके बाद तो फिर आप लगातार धूम धड़ाके से आगे बढ़ते हैं। दुसाध जी के जीवन के बारे में आपने अभी उनके मुंह से सुना, उनकी ज़बान से सुना, और उनके संघर्ष कैसे कैसे आयामों से गुजरे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी दिलचस्पियाँ विकसित की। वे एक जीवंत व्यक्ति हैं। और उसके बाद जब वो 2000 के बाद उनकी जर्नी शुरू होती है तो अपना रास्ता वो एक तय करते हैं और उस पर ही चलते हैं। दूसरे खंड में हम उस यात्रा के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए इसको, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों की बातचीत हम लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।